Good morning, students. Today, chapter Respiration in Organisms, chapter 10, part 2nd. Today, we will see how air enters the lungs. आज हम देखेंगे कि एयर जो है वो लंग्स के अंदर कैसे जाती है. हम क्या करें, हम एक जार ले लें. एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि एयर जो है वो लंग्स में कैसे जाती है. हम क्या कर लें, पहले एक कंटेनर ले लें, कंटेनर के ऊपर कॉर्क लगा दें और उसके अंदर एक ट्यूब लगा दें. ठीक है, उस ट्यूब को जैसे ही लगाएंगे उसमें इस तरीके का एक वी शेप बन जाएगा. वी शेप प्लस एक सीधा लाइन. इस तरीके से हम एक अरेंजमेंट बना लें. उसमें दोनों तरफ बैलून लगा दें. ठीक है, जब उसमें एयर नहीं होगी तो हम देखेंगे बैलून जो होंगे वो बिल्कुल सिकुड़े से होंगे जैसे हमारे लंग्स. लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर एयर एंटर करेंगे हम देखेंगे बैलून जो होंगे वो फूल जाएंगे. फिर जैसे ही वो एयर बाहर जाएगी बैलून फिर जो होंगे वो सिकुड़ जाएंगे. इस तरीके से जो एयर है हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जाती है और बाहर जब निकलती है तो हमारे फेफड़े जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं. क्लियर है. इस तरीके से जो एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है. अब आता है व्हाट मेक्स अस ब्रीदिंग. हमें ब्रीदिंग क्या करता है. ब्रीदिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम. जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो हमें ब्रीदिंग में मदद करती है. ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हेन वी ब्रीथ द इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट. जब हम लोग इनहेल करते हैं तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं. To this happen at the same time, the ribs are pushed upward and outward. जो ribs है वो ऊपर की तरफ pushed होती हैं, upward और the diaphragm contracts and move downwards. और जो diaphragm होता है वो contract करता है और downwards की तरफ जाता है. The upward and outward movement of the ribs and the downward movements of the diaphragm increases the space in the chest cavity. और ये movement जो होता है वो जो इस chest cavity में space होता है उसको बढ़ा देता है. The chest cavity become larger and the air rushes into the lungs. जो chest cavity होती है उस लार्ज हो जाती है एरिया, जिसकी वजह से एयर जो है उसके अंदर तेजी से फिल होती है और जैसे ही एयर उसके अंदर तेजी से फिल होती है वो दोबारा से एक्सपैंड कर जाता है. ड्यूरिंग एक्सलेशन, इस प्रोसेस में व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब बाहर निकालते हैं तो इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और दिस टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. और जब ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं तो दो चीज़ें होती हैं. पहली, द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. क्लियर. द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स करता है, मूव करता है टू द ओरिजिनल पोजीशन. क्लियर. द डाउनवर्ड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम डिक्रीजेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. और जो स्पेस होता है चेस्ट कैविटी के अंदर वो डिक्रीज कर जाता है. जब चेस्ट कैविटी के अंदर डिक्रीज कर जाएगा तो डिक्रीज करने की वजह से उसके अंदर जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब स्पेस कम हो जाएगा तो एयर जो होगी वो बाहर निकल आएगी और जब एयर बाहर निकल आएगी तो जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे. क्लियर. यही जो प्रोसेस है, इस तरीके से जो ब्रीथिंग होती है वो एक्सहेल और इनहेल करती है. क्लियर. उसके बाद आता है व्हाट वी ब्रीथ आउट. हम लोग क्या, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या बाहर निकालते हैं. क्लियर. क्या बाहर निकालते हैं. एक एक्टिविटी इसमें भी हम कर लेते हैं. हम क्या कर लें, एक कंटेनर ले लें, एक कंटेनर के अंदर स्ट्रॉ लगा लें. स्ट्रॉ के लगाने के बाद उस कंटेनर में हम लोग लाइम वाटर ले लें और लाइम वाटर लेने के बाद जब उस स्ट्रॉ से हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी एयर हम मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, माउथ से बाहर निकाल रहे हैं, वो उसके अंदर हम ब्लो करें. जैसे ही हम उसके अंदर ब्लो करेंगे हम देखेंगे कि वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, वाइटिश हो जाएगा. वो वाइटिश जो कलर है वो ये बताता है कि लाइम जो हम लोग ने एक्सहेल किया, जो हम लोग ने निकाला बाहर, जो हम लोग ने एयर निकाली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी. इसी वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया. इसी से पता चलता है कि जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, जो हम लोग बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, जो बाहर गैस निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. क्लियर. इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है, टू शो डैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स हैं. हम लोग क्या करें, एक शीशा ले लें और उस शीशे पे क्या करें, हम फूंक मारें. जैसे ही हम
एयर जो है माउथ से बाहर निकालेंगे, हम देखेंगे उसमें एक तरीके की छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, उसमें एक तरीके का फ्रेमवर्क आ जाएगा। और जैसे ही उस पर हम क्या करेंगे, लाइनिंग चलाएंगे, जैसे ही अपने हैंड को उस पर देखेंगे चलाएंगे, वैसे ही हम उस पर एक तरीके की लाइनिंग देख लेंगे और छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स देख लेंगे। और इन वाटर ड्रॉपलेट्स से हमको पता चलता है कि जो हम लोग एयर बाहर निकालते हैं उसमें वाटर वेपर्स की क्वांटिटी होती है। हम लोग जाड़ों के समय भी इस तरीके की एक्टिविटी को ज़्यादा देख सकते हैं। क्लियर। अब आता है स्नीजिंग। स्नीजिंग क्या है? द एयर अराउंड अस कंटेन स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉलन etc. When we inhale air, the unwanted particles present in the air gets trapped in the air of the nasal cavity. हमने बताया नोज जो होती है उसके अंदर म्यूकस होता है और छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स में जो एयर हम लोग लेते हैं वो उनसे होती हुई गुजरती है, और जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर में हमारे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फेफड़ों तक नहीं जा पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे फेफड़े जो होते हैं वो गंदे नहीं होते हैं। क्लियर। जैसे हम लोग एक फोम ले लें और फोम में क्या करें, मिट्टी का पानी डालें, हम देखेंगे मिट्टी का जो पानी छन के साफ होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो ऊपरी आ जाएंगे। जो बहुत मोटे पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल सतह पे होंगे, जो थोड़े फाइन होंगे वो बीच में फंस जाएंगे। और उनको जब हम क्या करेंगे, उसको हम जब हल्का सा पंप आउट करेंगे तो हम देखेंगे जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे फेफड़े जो होते हैं वो भी इसी फिनोमिना पे वर्कआउट करते हैं। क्लियर है। अब आता है रिस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। कुछ और एनिमल्स हैं उसमें हम रिस्पिरेशन देखेंगे। हम लोग जैसे हमने बताया था कल, रिस्पिरेशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है उसमें जो रिस्पिरेशन में ऑर्गन्स टेक पार्ट करते हैं, नसल कैविटी, विंड पाइप, ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचेस, लंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक पार्ट करते हैं। लेकिन रिस्पिरेशन जो इन एनिमल्स होता है उसमें जो रिस्पिरेशन होता है वो जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पायर करते हैं। ये भी मैंने बताया था कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रैकिया से रिस्पायर करते हैं, कुछ स्किन से रिस्पायर करते हैं, कुछ गिल से रिस्पायर करते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पायर करते हैं। सबसे पहले रिस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स देखेंगे। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स में सबसे पहले रिस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स देखेंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ अ थिन हेयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। जो हमारे कॉकरोच होते हैं या हमारे ग्रासहॉपर्स होते हैं उनमें एक थिन तरीके का ट्यूब्स होता है, और वो थिन तरीके का जो ट्यूब्स होता है उसी को हम ट्रैकिया कहते हैं। और ये जो ट्रैकिया का नेटवर्क होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल्स। ऑन द साइड ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्फेरिकल्स। और जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो इन्हीं स्फेरिकल से इंसेक्ट्स की बॉडी में जाती है। एंड रीचेस टू द टिश्यू ऑफ द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और इसी से टिश्यू से होता हुआ हर सेल में वो जाता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो मौजूद प्रेजेंट हो जाती है, और उसी से उसका जो खाना होता है वो ब्रेक डाउन होता है। और जब खाना ब्रेक डाउन होता है रिस्पिरेशन प्रोसेस से, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और वो ट्रैकिया ट्यूब से बाहर निकल जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ स्फेरिकल्स। क्लियर। अब आता है रिस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। द अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर थिन एंड मॉइस्ट एयर। जो अर्थवॉर्म होता है वो थिन और मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही वो क्या करता है, रिस्पायर करता है। देखा होगा जो अर्थवॉर्म होता है उसकी जो स्किन होती है वो हल्की सी चिपचिपी टाइप की होती है और वो उसी से रिस्पायर करता है। अब आता है रिस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों पे होते हैं। फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होते हैं। और ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। जैसे ह्यूमन बींग्स के पास लंग्स होते हैं और वो ब्रीथ करते हैं, उसी तरीके से जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास भी लंग्स होते हैं, और जब वो जमीन पे होते हैं तो उन्हीं फेफड़ों के थ्रू, उन्हीं लंग्स के थ्रू वो सांस लेते हैं। इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू द मॉइस्ट स्किन। और जब वो पानी में होते हैं तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू स्प्रेड करते हैं। अब आता है रिस्पिरेशन इन फिश। रिस्पिरेशन इन फिश। फिश में जो है वो फिश जो है वो गिल्स के थ्रू रिस्पिरेट करती हैं। जो देखा होगा फ्लैप टाइप के जहाँ पे उनके फिन्स होते हैं उसी के पास में अंदर की तरफ जो है वो गिल्स मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से वो सांस पानी के अंदर वो जो है वो सांस ले सकती हैं। कार्बन रिच ऑक्सीजन रिच जो है वो एयर लेती हैं पानी से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिच जो एयर होती है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। क्लियर। अब रिस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है। प्लांट्स में रिस्पिरेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इसमें प्लांट्स जो होता है वो जड़ों से भी रिस्पायर करता है और लीव से भी रिस्पायर करता है और स्टेम से भी रिस्पायर करता है। प्लांट्स में 3 चीज़ों के रिस्पिरेशन होते हैं। देखा होगा जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, जो तुम्हारे
राजस्थान जैसे एरिया में प्लांट्स पाए जाते हैं, उसमें लीव्स नहीं होती हैं, लीव्स की कमी होती है, जिसकी वजह से वो स्टेम से रिस्पायर करते हैं। जहाँ पे लीव्स ज़्यादा होती हैं वो लीव्स से स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायर करते हैं, और जो जड़ें होती हैं वो भी रिस्पायर करती हैं, और जो वुडी स्टेम होता है वो भी रिस्पायर करता है प्लांट्स में। इस तरीके से जो प्लांट्स में हैं वो स्टेम, रूट्स और लीव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्पायर करती हैं। इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।